नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 21 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज बहुत सारे न्यूज़ हैं आपके लिए। मराठा असेंबली में इलेक्शन रिजर्वेशन के लिए 10% मराठों को रिजर्वेशन, मराठा, ठीक है, इनके रिजर्वेशन को हम लोग समझेंगे। और चंडीगढ़ के मामले में आर्टिकल 142 को समझेंगे हम लोग कि क्या है ये, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इतनी सारी शक्तियां कैसे मिल जाती इस एक आर्टिकल के तहत में, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं विवेकाधीन जैसे शब्द जो हैं वो यूज किए जाते हैं। विवेकाधीन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से फैसले ले सकती है। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी शक्तियां मिलती है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। उसके अलावा शशि थरूर जी से संबंधित एक न्यूज़ है, उनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। भगवान बुद्ध के अवशेष से संबंधित न्यूज़ हैं और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डेली देखिए इस चीज़ को, कि डेली पढ़िए, कंटिन्यू करिए हमेशा। सिविल सर्विस में जो मायने रखता है तैयारी में के दौरान, वह सबसे बड़ी चीज़ वो है कंटिन्यूटी। अगर आप 4 दिन पढ़ रहे हैं लगातार और फिर 5वें दिन आप रिवीजन कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो फिर चल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 10 घंटे पढ़ लिया, कल किताब भी नहीं छुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि भाई सप्ताह में एक दिन कोई ऐसा हो कि जिस दिन नहीं पढ़ाई होती है, तो उतना चलता है। लेकिन रेगुलर रहिए, कम से कम टच में रहिए, पढ़िए ज़रूर, 1 ही घंटा सही लेकिन डेली पढ़िए, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हेडलाइन क्या है। हेडलाइन तो वही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि चंडीगढ़ में जो मेयर इलेक्शन था, पहले उसको अवैध घोषित किया, उसके बाद से फिर रिकाउंट करवाया। जो वोट जिसको निरस्त कर दिया था रिटर्निंग ऑफिसर ने, उस वोट को भी काउंट करवाया। उसके बाद से आम आदमी पार्टी को विजेता घोषित किया गया, क्योंकि इस उम्मीदवार को 20 वोट मिले थे और बीजेपी के उम्मीदवार को 16 वोट मिले थे, ठीक है। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया है। 142 में कहीं ना कहीं जस्टिस की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और एक बच्चे को अगर स्कूल से निकाल दिया जाता है तो उसके मामले में भी 142 यूज़ किया जाता सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसी महिला की इशू को लेकर भी यूज़ किया जा सकता है। किसी सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए भी सरकार इस चीज़ का, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का यूज़ कर सकती है। प्रतिबंध का तात्पर्य है कि सरकार अगर कोई असंवैधानिक हरकत कर रही है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाती है, जिसका उदाहरण क्या था, म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन। कहाँ पर? तो चंडीगढ़ में। तो ये सब कुछ आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज का आर्टिकल देखिए जो एआई से संबंधित है, और वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वो शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बताया गया है कि भाई लोगों का जो सोच समझ है उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, उसके अलावा एक और न्यूज़ है यहाँ पर। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कल जम्मू कश्मीर गए थे, वहाँ पर उन्होंने उद्घाटन वगैरह भी किया है, एम्स वगैरह का उद्घाटन किया है और भी बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन किया है। उसके पश्चात वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ आपको पता ही है, खाड़ी के देश, जो अरेबियन कंट्रीज़ भी हैं बहुत सारे, उसमें वो देश भारत में, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हैं और वहाँ पर वो निवेश भी कर रहे हैं। इस चीज़ की चर्चा किसने की? तो प्रधानमंत्री महोदय ने की है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और उसके पश्चात से उन्होंने 32,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट वगैरह का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो जम्मू कश्मीर के लिए किया है। प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, और बिहार में अगर बीपीएससी देने जा रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर महोदय, राज्यपाल, इन 4 लोगों को ज़रूर फॉलो किया कीजिए। इनसे संबंधित कोई भी न्यूज़ हो पॉलिटिकल छोड़ के, तो उसको ज़रूर पढ़ा कीजिए गौर से। देखिए उसमें कोई टर्मिनोलॉजी तो नहीं है, कोई स्टेटमेंट तो यूज़ नहीं किया है, कहीं पर किसी चीज़ का उद्घाटन तो नहीं किया है, वहाँ से आपके सवाल बनते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आर्टिकल क्या है आपके लिए। देखिए ये जो आर्टिकल है ये 19 फरवरी को द हिंदू में प्रकाशित हुआ था, जिसमें आर्टिकल का शीर्षक था रिकैलिब्रेटिंग मेरिट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में मतलब दौर में मेरिट जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर सभी काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही हो जाएंगे तो लोगों के स्किल और योग्यता का क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी को लेकर डिटेल में था ये। और साइंस एंड टेक या करंट अफेयर से रिलेट करके आपसे पूछा जा सकता है, तो उसी को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। योग्यता तंत्र या मेरिटोक्रेसी की अवधारणा जो व्यक्तियों को योग्यता एवं उपलब्धियों का आधार पर पुरस्कृत करती है। अपने समाज में यही तो होता है ना, कि जिसके आधार पर, जिसके पास जो योग्यता है उसके आधार पर उसको पुरस्कृत किया जाता है। मार्क्स सिस्टम जिसको बोलते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, समाज पर इसके प्रभाव के संदर्भ में बहस का विषय रहा है।
आलोचक डिस्टोपियन परिणामों का पूर्वानुमान करते हैं। जब देखिए ये जो आज का आर्टिकल है ना, इससे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, अलग अलग लोगों के नाम, रिसर्च के टॉपिक आएंगे, तो घबराइएगा मत, बस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक बार पढ़ा दूंगा, एक बार और आप वीडियो देख लीजिएगा या पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जबकि मेरिटोक्रेसी के जो समर्थक हैं वो इसमें सुधार की संभावना देखते हैं एआई के पश्चात, कि एआई के बाद मेरिट में सुधार होगा। ठीक है, इन आलोचकों से प्रभावित मेरिट योग्यता तंत्र के विकास को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उभार के साथ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह योग्यता या मेरिट की अवधारणा को एक नया आकार दे रहा है। कौन सा चीज़? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस योग्यता को एक नया आधार दे रहा है, नया स्वरूप प्रदान कर रहा है। योग्यता को, किसी भी चीज़ के लिए योग्यता को एक नया स्वरूप कौन सा चीज़ प्रदान कर रहा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तो ये बेसिक चीज़ें शुरू हुई हैं एआई में, आने वाले समय में एआई इतना एडवांस होने वाला है कि बहुत सारा कुछ प्रभावित होगा। इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। योग्यता तंत्र क्या होता है? मेरिटोक्रेसी किसको कहा जाता है? योग्यता तंत्र या मेरिटोक्रेसी एक ऐसी प्रणाली है, सिस्टम है, जिसमें व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि के बजाय अपनी क्षमताओं, उपलब्धियों और कठोर श्रम के आधार पर आगे बढ़ते हैं। मेरिटोक्रेसी में क्या होता है ना कि नो मैटर कोई राजा का पुत्र है या किसान का है, वो आगे तभी बढ़ता है ना जब उसने मेहनत किया हो। ठीक है, क्या है यहाँ पर? अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों के आधार पर कठोर श्रम करके आगे बढ़ते हैं और पुरस्कृत होते हैं। पुरस्कृत का मतलब है कि भाई मतलब आगे बढ़ते हैं, कुछ अचीव करते हैं। पुरस्कार का मतलब अवार्ड से मत लगाइएगा, अचीवमेंट से लगाइएगा। ऐसे योग्यता तंत्रात्मक समाज में सफलता व्यक्तिगत प्रयास एवं प्रतिभा के माध्यम से अर्जित की जाती है। अवसर के द्वारा सैद्धांतिक रूप से सभी के लिए खुले होते हैं। अवसर के द्वार सैद्धांतिक रूप से सभी के लिए खुले होते हैं, भले ही जीवन उनका आरंभिक बिंदु कुछ भी रहा हो। नो मैटर आपने आरंभ कहाँ से किया है, लेकिन अवसर के द्वार आप सभी के लिए खुले होते हैं। अब ये क्या प्रभावित हो रहा है? यह अवधारणा मानती है कि जो लोग कठोर श्रम करते हैं और कौशल का प्रदर्शन करते हैं उन्हें शीर्ष पर पहुंचना चाहिए, जबकि जो ऐसा नहीं करते वो निम्न स्थितियों में बने रहते हैं। आज तो हम लोग यही समझते हैं कि जो जितना अच्छा पढ़ेगा, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, जो जितना ज़्यादा अपने काम के प्रति प्रेम करेगा, उसी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो आलसी प्रवृत्ति के होंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे, वो पिछड़ जाएंगे। लेकिन एआई आने के बाद ऐसा नहीं होने वाला है। आपके लिए मेहनत कोई और कर देगा, पढ़ कोई और देगा, है ना। सिद्धांत व मूल्य क्या है? योग्यता तंत्र अपने मूल में निष्पक्षता, अवसर की समानता, इन विचारों को महत्व देता है। व्यक्तियों का मूल्यांकन उनके नियंत्रण से परे बाह्य कारकों के बजाय उनकी अपनी योग्यताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। योग्यता तंत्र में यही होता है मेरिटोक्रेसी में, कि भाई आपके अंदर कितनी क्षमता है उसके आधार पर आपका योग्यता का निर्धारण किया जाता है। यह एक समान अवसर को बढ़ावा देता है, जहां हर किसी को विरासत में मिले विशेषाधिकार या भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म के बजाय अपनी क्षमताओं और प्रयासों के आधार पर सफल होने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए कि भाई कौन किसका बेटा है, कौन किसका पुत्र है, कौन किस जाति से है, कौन किस वर्ण से है। उस सभी को समान अवसर मिलता है और मेहनत के बदौलत वो कुछ हासिल करते हैं। यही है कौन सा तंत्र? वर्तमान में जो चल रहा है मेरिटोक्रेसी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग्यता तंत्र। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। आलोचना और चुनौतियां क्या है इसमें? योग्यता तंत्र के आलोचक का अर्थ है जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, वर्तमान के सिस्टम को जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इसके कई नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। उनका सुझाव है कि व्यवहारिक दुनिया में योग्यता प्रायः सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने में विफल रहती है, क्योंकि विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के पास बेहतर शिक्षा संसाधनों तक पहुंच हो सकती है। अब इसका एग्जाम्पल, बस हर्ट मत होइएगा, मैं बिहार के पॉलिटिक्स से देना चाहता हूँ। वहाँ पर क्या वाकई है जो तेज प्रताप जी हैं, क्या वाकई वो मंत्री बनने लायक हैं? आप समझिएगा, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी के पुत्र होने के कारण उनको मिला है वो पद। क्यों मिला है भाई? तो कहीं ना कहीं जो हम सिस्टम मानते हैं, मेहनत जो करेगा वही मंत्री बनेगा, वही आईएएस बनेगा, वही आईपीएस बनेगा, नो मैटर उसका पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये कहीं ना कहीं वास्तविकता में 100% सही नहीं होता है। कोई एक व्यक्ति जो बिल्कुल ही सामाजिक रूप से, जातिगत रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके लिए उस मुकाम को हासिल करना बड़ा ही कठिन होता है, जो एक संभ्रांत और सामाजिक रूप से मजबूत पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए आसान होता है। ये क्या है? ये रियलिस्टिक है, वास्तविकता ये है, आलोचक ऐसा कहते हैं। ओके, जिससे उन्हें अनुचित लाभ प्राप्त होता है। आलोचकों का यह भी कहना है कि योग्यता तंत्र सफल लोगों के बीच अभिजात्यवाद की भावना उत्पन्न कर सकता है, जिससे उन लोगों के प्रति समानुभूति या समझ की कमी स्थिति बन सकती है जो उतने भाग्यशाली नहीं रहे हैं।
ओके। योग्यता तंत्र भी कहीं ना कहीं डिवाइड को क्रिएट करता है, असमानता को क्रिएट करता है, ऐसा उसके क्रिटिसाइजर जो है वो बोलते हैं, आलोचक बोलते हैं। ओके, मैं नहीं बोलता हूँ, आलोचक बोलते हैं। विकास और अनुकूलन, समय के साथ योग्यता तंत्र की अवधारणा का विकास हुआ है। इनमें से कुछ आलोचकों एवं चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। वंचित समूहों के लिए शिक्षा और अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास किए गए ताकि एक समान अवसर का सृजन किया जा सके। इसके अतिरिक्त योग्यता आधारित प्रणालियों में विविधता एवं समावेशन महत्व की मान्यता बढ़ रही है। ओके, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिभाओं और परिप्रेक्ष्य की एक विस्तृत श्रृंखला को चिन्हित और पुरस्कृत किया जा सके। ये किसकी क्रिटिसिज्म और किसकी बातें हो रही है? तो योग्यता तंत्र जो वर्तमान का मेरिटोक्रेसी है उसकी बात हो रही है। अब एआई क्या प्रभाव डाल रहा है इस पर, उसको तो हम लोग समझेंगे ही प्रभाव को, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि वर्तमान का जो सिस्टम है उसको लेकर कुछ विचारकों की क्या सोच है। एक ही दो का मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग प्रभाव पर चले जाएंगे। क्या प्रभाव बताऊंगा मैं? एक आपको 2 दिन पहले मैंने न्यूज़ बताया था, सोरा। ये एक ऐसी बला है जिसने इंसान को ये साबित कर दिया है कि इंसान होकर कोई बड़ा काम नहीं किया है आपने। इंसान और जानवरों के बीच में सबसे बड़ा मूल अंतर क्या था अगर आपसे पूछा जाए तो? कई सारे लोग बोलते नहीं है। नहीं, कुत्ते आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। क्रिएटिव बुद्धि नहीं होता है, बुद्धि होता है भाई। जानवर अपना इलाज खुद से करते हैं, अपने लिए दवाइयाँ खुद से ढूंढते हैं। उनके शरीर में कुछ भी बदलाव होता है तो उसके लिए वो खुद से प्रयास करके ठीक कर लेते हैं। बुद्धि भी होता है उनके पास। किसने बोला बुद्धि नहीं होता है? क्या अलग होता है? वो होता है सबसे बड़ी चीज़, वो है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। क्या बोला जाता है उस शब्द को? रचनात्मकता। रचनात्मकता का तात्पर्य होता है, क्रिएटिविटी जो होती है ये ह्यूमन के ही अंदर में होती है। कुछ जानवर थोड़े बहुत कैलकुलेशन 1 से 10 तक की काउंटिंग याद कर सकते हैं या पेंटिंग वगैरह बना सकते हैं देख के, कुछ जानवर। लेकिन क्रिएटिविटी नहीं होता है, वो रटा रटाया चीज़ें कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का तात्पर्य होता है अपना कुछ क्रिएट करना। ये केवल और केवल इंसानों के अंदर में होता है। कभी आपने देखा है कि कुत्ता बैठकर कोई गीत गा रहा हो? नहीं देखा होगा। कभी गाय को पेंटिंग करते देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पशु हैं, उनके अंदर वो क्षमता डेवलप नहीं है। यानी कि अब तक पृथ्वी पर माना जा रहा था कि रचनात्मकता केवल किसके अंदर है? तो वह इंसानों के अंदर ही है केवल और केवल। अब वो भावना, अब वो जो सोच थी, अब वो जो थिंकिंग थी वो टूट गई है। रचनात्मकता मशीन के अंदर भी हो सकती है। सोरा को आप थोड़ा सा 2-4 लाइन का इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, उसके आधार पर इतना शानदार वीडियो बनाकर आपको दे देगी कि आप कभी वैसा नहीं बना सकते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ? ये क्रिएटिविटी किसके अंदर आई है? सॉफ्टवेयर के अंदर, मशीन के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर। ये इंसानों के अलग किसी और चीज़ में पहली बार देखा जा रहा है, इसीलिए इसको ऐतिहासिक परिवर्तन माना जा रहा है। उसको तो हम लोग समझेंगे ही प्रभाव में। पहले इसको देखिए, कुछ माइकल यंग और माइकल सैंडल, ये अलग अलग क्या हैं? तो ये विचार देने वाले थिंकर्स हैं जिन्होंने वर्तमान का जो मेरिटोक्रेसी है उस पर अपने अपनी सोच को प्रदर्शित किया है। ब्रिटिश समाजशास्त्री, सोशोलॉजिस्ट हैं ये। माइकल यंग ने अपनी व्यंग्यात्मक कृति द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी 1958 में एक डिस्टोपियन मेरिटोक्रेटिक वर्ल्ड की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने एक ऐसे भविष्य, विशेष रूप से 2034 की कल्पना की जहां समाज में सामाजिक वर्ग व गतिशीलता पूरी तरह से बुद्धि एवं प्रयास द्वारा निर्धारित होंगे, जैसा कि मानकीकृत परीक्षण व शैक्षणिक उपलब्धि के माध्यम से मापा जाएगा। ओके, इसको ध्यान रखिए। अगला देखिए क्या है, माइकल सैंडल का दृष्टिकोण क्या है? माइकल सैंडल की आलोचना विभाजनकारी परिणामों पर केंद्रित है, जहां उनका तर्क है कि योग्यता सफल लोगों के बीच अधिकार की भावना को बढ़ावा देती है। योग्यता सफल लोगों के बीच अधिकार की भावना का बढ़ावा देती है। ओके, और पीछे छूट गए लोगों के बीच असंतोष बढ़ता है, जिससे सामाजिक एकजुटता का क्षरण होता है कहीं न कहीं। ये किसका था? तो माइकल सैंडल का था। ये भी एक समाजशास्त्री है जिन्होंने अपना विचार दिया था। आलोचनात्मक सिद्धांत कर भी गहन शक्ति, गतिशीलता एवं असमानताओं को छुपाने में योग्यता तंत्र की आलोचना के लिए से इसी तरह का तर्क देते। उनका मानना है कि योग्यता तंत्र निष्पक्षता और तटस्थता की आड़ में अविभाजित वर्ग की स्थिति को वैध बनाकर सामाजिक पदानुक्रम को कायम बनाए रख सकता है। मेरिट के आधार पर सामाजिक वर्ग में जो विभेद क्रिएट है, कहीं ना कहीं योग्यता तंत्र उसको बढ़ावा देता है, ऐसा इनका मानना था। और बढ़ावा नहीं देता तो उसको बना करके रखता है। जो अभिजात्य वर्ग है उसका अभिजात्य वाला जो हरकत है वो कायम रहता है, जो शोषित वर्ग है वो शोषित ही रहता है। मेरिटोक्रेसी में भी, योग्यता तंत्र में भी कहीं ना कहीं ऐसा इनका मानना है। ओके, 2 सोच बता दिया मैंने वर्तमान के सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के लिए आपको या समझने के लिए।
अब हम एआई का जो प्रभाव है वो वर्तमान के जो रचनात्मक तंत्र है उस पर क्या पड़ रहा है, मेरिटोक्रेसी पर क्या पड़ रहा है, उसको ज़रा समझ लेते हैं। टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन बड़ा ही यूनिक और शानदार टॉपिक है। इस तरह के टॉपिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पूछे जाने की मेंस एग्जामिनेशन में। ओके, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। निबंध में भी इसका यूज कर सकते हैं आप। देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। एआई जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रभाव दिखा रहा है। पहला इन्होंने बताया है कि सर्वप्रथम अपनी मूल प्रकृति से ही एआई एक गैर मानवीय इकाई का प्रवेश करा मानव योग्यता के आधार पर सवाल उठाता है, जहां वह कार्य करने, निर्णय लेने, यहाँ तक कि उन स्तरों पर सृजन में सक्षम है जो मानव क्षमताओं को पार कर सकते हैं। सृजन, रचनात्मकता, कुछ चीज़ों को इन्वेंट करना, बनाना, ये इंसान का काम था। अब उस लेवल पर कौन पहुंच रहा है, तो एआई पहुंच रहा है। यहाँ पर इन्होंने सोरा का एग्जाम्पल दिया है जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। ओपन एआई कंपनी है, ओपन एआई, इसका एक प्रोडक्ट है, टूल है जिसका नाम है सोरा। ये आपका क्या करता है कि इसको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके आधार पर ये टेक्स्ट टू वीडियो बनाकर दे देगा आपको। वो भी शानदार वीडियो होते हैं, अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सारे के सारे कैरेक्टर और सब कुछ आपको मिलेगा जैसे रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। ओके, दूसरा, एआई का उभार प्रौद्योगिकी तक पहुंच को प्राथमिकता देकर व्यक्तिगत योग्यता के पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है। अब व्यक्तिगत योग्यता की धारणा जो थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी। आप होशियार हैं कि नहीं, लेकिन आपको एआई को इंस्ट्रक्शन देना आता है ना, तो आप उससे सारा काम करवा लेंगे। एआई उपकरण तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा, जो आवश्यक रूप से उनके व्यक्तिगत क्षमताओं के कारण नहीं बल्कि इन उपकरणों की बढ़ी हुई क्षमताओं के कारण हो सकता है। उपकरण जितने शानदार आपके पास, उतने शानदार आप हो गए। नो मैटर आपकी योग्यता क्या है क्या नहीं, आपको कैमरा पकड़ना आता है कि नहीं, लेकिन टेक्स्ट टू वीडियो में आप क्या कर सकते हो, शानदार वीडियो बना सकते हो। किसके द्वारा, तो एआई के द्वारा। जो ट्रैवलर हैं, जो ट्रैवलिंग वाले वीडियो बनाते हैं, उनका भविष्य थोड़ा सा संकट में है। विद्यमान असमानताओं की वृद्धि, ऐतिहासिक डेटा पर प्रशिक्षित एआई प्रणाली उस डेटा में मौजूद पूर्वाग्रहों को कायम रख सकता है, यहाँ तक उन्हें बढ़ा भी सकता है, जिससे नियुक्ति, कानून प्रवर्तन, ऋण देने जैसे क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। ये पूर्वाग्रह उन समूहों को नुकसान पहुंचा सकता है जो पहले से ही हाशिए पर थे, क्योंकि एआई के पास किनके डेटा ज़्यादा होंगे, किनके द्वारा डेटा जाएंगे, तो भी कहीं ना कहीं उन्हीं समृद्ध वर्गों के द्वारा जाएंगे और उन्हीं समृद्ध वर्गों के द्वारा ही इसको उपयोग में भी लिया जाएगा। जिससे क्या होगा, जो सिस्टम वर्तमान में कायम था उसी का आधार पर एआई को भी डेवलप किया जाएगा। ओके, अब अगला इसका उदाहरण देखिएगा जरा ध्यानपूर्वक। जो डॉक्टर्स हैं उनका जॉब भी खतरे में बेचारे। चौथा है, नेचर मेडिसिन में हाल ही में प्रकाशित पेपर से पता चला है कि एआई उपकरण रेडियोलॉजिस्ट द्वारा निदान करने से 3 वर्ष पूर्व एक मरीज में अग्नाशय कैंसर की भविष्यवाणी कर सकता है। 3 वर्ष पूर्व आपको ये बता देगा कि आपको अग्नाशय के कैंसर होने वाला है या नहीं। रेडियोलॉजिस्ट तो बाद में आएगा, उससे पहले ही एआई क्या कर देगा, आपके शरीर के सिम्टम्स के आधार पर, आपके शरीर के रिपोर्ट के आधार पर, मेडिकल प्रोफाइल के आधार पर आपको ये बता देगा कि 3 वर्ष बाद आपको कैंसर होगा या नहीं होगा। ये क्या बता रहा हूँ मैं, ये आपको भविष्य का दर्शन करवा रहा हूँ। अगर आप सही से देख रहे होंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ में। ओके, इस तरह की क्षमताएं उन नौकरियों के विस्थापन का कारण बन सकती है जिनमें नियमित पूर्वानुमानित कार्य शामिल होते हैं। इनका अर्थ है कि एआई उच्च वेतन वाली नौकरियों को भी प्रभावित करेगा। रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेडिकल में सबसे ज़्यादा इनकम वाले डॉक्टर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा, और सबसे रिलैक्स वाला काम होता है रेडियोलॉजिस्ट का। उनके ऊपर में इतना गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, जो उनका काम था वो मशीनों चुटकियों में कर देगी। ये मैं क्या दिखा रहा हूँ कि छोटे मोटे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तो छोड़िए, जो हाईली प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, डॉक्टर बनना कोई सामान्य बात तो नहीं होता ना। समाज के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग बनते हैं और सबसे ज़्यादा जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है टेंशन को झेलने की, उन लोगों के नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। ओके, एआई कार्यबल को या तो उच्च कौशल, उच्च वेतन वाली नौकरियों जहां जटिल समस्या समाधान, रचनात्मकता की आवश्यकता होती है, अथवा निम्न कौशल, निम्न वेतन वाली नौकरियों की ओर धकेल देगा जहां शारीरिक उपस्थिति और व्यक्तिगत अंतःक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसका अभी तक एआई अनुकरण करने में अक्षम है। या तो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट हाईली, जहाँ पर एआई काम नहीं कर पाएगा वहाँ पर इंसान काम करेगा, या तो वहाँ इंसान काम करेगा जहाँ पर शारीरिक श्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और वो एआई नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बताया गया इसमें। उसके बाद उन्होंने बताया कि यह ध्रुवीकरण सामाजिक आर्थिक असमानताओं को भी बढ़ाएगा कहीं ना कहीं। उच्च स्तरीय शिक्षा प्रशिक्षण तक पहुंच के बिना व्यक्तियों को निम्न वेतन वाली भूमिकाओं की ओर धकेल दिया जाएगा एआई के पश्चात। 5वां है, विभिन्न एआई एल्गोरिदम की अपारदर्शिता
प्रकृत गिने चुने तकनीकी दिग्गज कंपनियों में शक्ति की एकाग्रता के साथ संयुक्त होकर जवाबदेही के उल्लेखनीय चुनौतियां पैदा करेगी। एक योग्यता तंत्रात्मक समाज में व्यक्तियों को उन मानदंडों को समझना होगा जिनके द्वारा उनके प्रयास और प्रतिभाओं का मूल्यांकन किया जा सके। कुछ गिनी चुनी कंपनियों के पास क्या है, तो पूरा का पूरा एआई का एल्गोरिदम मौजूद है। उन्हीं के द्वारा हम एआई को जान ही पा रहे हैं, उन्हीं के दिखाए हुए नक्शे के कदम पर हम चल रहे हैं। वो जो प्रोडक्ट हमारे सामने एआई का रख देते हैं, हम उतना ही एआई को समझ पाते हैं। यानी कि जो एआई जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, उसके पकड़ कुछ विशेष लोगों के हाथों में बना हुआ है। यही उन्होंने बोला हुआ है कि एआई को जो हम इनपुट देते हैं, एआई को शुरू में इनपुट देना पड़ता है। वो डेटा भी किन के पास है, तो बड़ी बड़ी जो दिग्गज कंपनियां हैं उन्हीं के पास में है। वो अपने आधार से, अपनी तरफ से, अपने सोच के अनुसार से, अपने काम के अनुसार से अपने फायदे के लिए इनपुट दे सकती हैं एआई को, और उसी प्रकार से क्रिएट कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को समझिएगा। क्या मैंने समझाने की कोशिश की है कि वर्तमान का जो मेरिटोक्रेसी है, योग्यता तंत्र है, जिसमें योग्यता के आधार पर आप सफल होते हैं, वो सिस्टम कहीं ना कहीं बदलने जा रहा है। जिसमें अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर केवल आप सफल हो जाते हैं, वो सिस्टम बदलेगा। और टूल और एडवांस जो एआई से संबंधित चीज़ें होंगी, वो कहीं ना कहीं इंसान की योग्यता को तय करेंगे, और तय करने के साथ साथ प्रभावित भी कर रहे हैं। जो क्रिएटिविटी जो केवल इंसानों का काम था, वो भी प्रभावित हो रहा है। मेरिटोक्रेसी शब्द आपको स्पष्ट हो गया होगा क्या होता है। वर्तमान जिस समाज में आप जी रहे हैं, जिस स्तर पर आप प्रतिभा कर रहे हैं, उसी को मेरिटोक्रेसी कहा जाता है, जहाँ पर योग्यता और आपकी क्षमता के आधार पर आपको जॉब मिलता है या आप सफल होते हैं। वो सिस्टम बदलने वाला है कहीं ना कहीं, क्योंकि योग्यता और क्षमता कौन दिखाएगा, उसके पश्चात मशीन दिखाएंगे, एआई दिखाएगा। इंसान केवल बैठ के उनको इनपुट दे सकते हैं। ओके, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसलिए मैंने डिस्कस किया। मुझे डर भी लग रहा था कि इसको डिस्कस करूं कि नहीं करूं, पता नहीं बच्चे देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी चलिए आपके लिए मैंने कर दिया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। आर्टिकल 142 को समझते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तीसरी बार मराठा आरक्षण लाया गया है। कौन सी बार? तीसरी बार। सबसे पहले लाया गया था बहुत पहले 2014 के आसपास नारायण राणे पैनल को बनाया गया था, जिसके पश्चात लाया गया था किसको, तो मराठा आरक्षण को लाया गया था, उसको रद्द कर दिया गया था। उसके बाद फिर आपका 2017 में जो फडणवीस गवर्नमेंट है वो भी लेकर आई थी, उसके पश्चात भी ये रद्द हो गई थी, जिसमें गायकवाड़ कमीशन बनाया गया था। और अभी बनाया गया है सुखारे कमीशन करके है, सुकरे कमीशन करके है, जिसके आधार पर मराठों को 10% रिजर्वेशन के लिए पॉलिसी को पास कर दिया गया है। सदन से उसको मुहर लग गई है महाराष्ट्र के विधानसभा से। और इसमें बोला गया है कि एक कमीशन बनाया गया 2023 के दिसंबर महीने में, जिसने बहुत ही भारी स्तर पर स्टडी किया। किस चीज़ का स्टडी किया भाई? उसने मराठों के सोशल, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किया, जिसके पश्चात ये पता चला कि मराठा जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। उनका संख्या बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। और मैक्सिमम जो मराठा फैमिली हैं वो क्या करते हैं, वो कृषि और किसानी वाले काम में उलझे हुए हैं, मतलब लगे हुए हैं, और उनकी आय भी कम है, ऐसा बोला गया है किसके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। इससे पहले जो 2 बार फेल हो गया, उसमें यही था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में या अलग अलग जगहों पर इसमें न्यायिक याचिका लगाई जाती थी, तो उसके पश्चात ये निकल कर आता था भाई किस आधार पर आपने मराठों को आरक्षण दिया है। बिहार गवर्नमेंट ने जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसके पश्चात पूरे देश भर में इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठी। अगर आप सही डेटा के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं, तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो 50% की सीमा को पहले ही पार कर चुके ईडब्ल्यूएस। अब वो किसी भी सीमा तक पहुंच सकती है। तो महाराष्ट्र में 72% की सीमा तक पहुंचा दिया गया रिजर्वेशन को। बिहार में 75% है। आने वाले समय में और भी जगहों पर आपको हो सकता है केंद्र सरकार भी 75% रिजर्वेशन को लागू करे, क्योंकि दबाव बन रहा है। अलग अलग राज्य अपने यहाँ पर सर्वे कर करके क्या कर रहे हैं, तो आरक्षण दे रहे हैं पिछड़े वर्गों को। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो दिया है उसमें 10% आरक्षण की बात की गई है। किसके लिए? तो मराठों के लिए। ओके, जो कुछ कमीशन के नाम मैंने आपको बताए हैं वो सब ध्यान में रहेगा आपको। इन कमीशन को ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, नारायण राणे पैनल को ध्यान में रखिएगा, गायकवाड़ कमीशन को ध्यान में रखिएगा। अलग अलग कमीशन समय समय बनाए गए, किसके लिए? मराठों को आरक्षण देने के लिए। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। किस आधार पर दिया गया है कि भाई मराठा लोग जो हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जॉब में अभी भी उनकी पृष्ठभूमि नहीं बनी है। और ओबीसी में अगर हम लोग उनको जोड़ देंगे, ओबीसी रिजर्वेशन में ही अगर हम लोग मराठों को जोड़ देंगे, तो क्या होगा? ओबीसी जो रिजर्वेशन है उसमें बहुत ज़्यादा क्या पड़ेगा, तो भार पड़ेगा, और उसका मेरिट हो सकता है जनरल से ऊपर चला जाए। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन के अलग मराठों के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो महाराष्ट्र राज्य के लिए किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है।
अगला टॉपिक है आपका WHO ने लॉन्च किया है डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म और G20 में इसकी बातचीत हुई थी। ओके, G20 में बातचीत की गई थी कि डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा। भारत के प्रेसिडेंसी में G20 जो आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, उसी में इस चीज़ की बात की गई थी। अभी 142 पर जाएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले इस छोटे छोटे न्यूज़ को समझ लीजिए, आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है भाई, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म क्या है? तो इसको बोला जा रहा है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क इसको बोला जा रहा है। किसको? तो ये जो डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया WHO के द्वारा, उसको जो भारत के मंत्री हैं उन्होंने बहुत ही खुशी जाहिर की है कि भाई हमने कुछ अचीव किया है। अब देखिए, इस ये जो प्लेटफॉर्म होगा इसमें 4 अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाएगा। द इनिशिएटिव विल बी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क विथ 4 मेन कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या होगा इसका? वो होगा कंट्री नीड ट्रैकर। किसी देश की आवश्यकता क्या है उसको ट्रैक करेगा WHO का ये प्लेटफॉर्म। पहला तो हो जाएगा कंट्री नीड ट्रैकर, किसी भी देश की ज़रूरत क्या है। कंट्री रिसोर्स पोर्टल, उसके पास उस देश के पास में क्या है, रिसोर्स कितना है, जिसमें क्या है ए मैप ऑफ रिसोर्स अवेलेबल इन द कंट्री। उस कंट्री के पास हेल्थ को लेकर कौन कौन से रिसोर्स हैं उसका मैप अवेलेबल होगा इस पर। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स दैट विल शेयर क्वालिटी एश्योर्ड डिजिटल टूल एंड नॉलेज एक्सचेंज। देश के बीच में आपस में नॉलेज एक्सचेंज और टूल को शेयरिंग के लिए भी एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया जा रहा है। कौन सा? तो डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म WHO को द्वारा, जिसकी चर्चा भारत के G20 प्रेसिडेंसी में नई दिल्ली में की गई थी। पहला हमें कुछ सफलता हासिल हुआ G20 के पश्चात, वो है क्या? तो WHO ने डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है, वो हमें सफलता हासिल हुई है। और मुख्य रूप से अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि क्या करेगा डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर बताया गया है इसमें कि डिजिटल हेल्थ फॉर्म वर्चुअली ए प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग नॉलेज एंड डिजिटल प्रोडक्ट अमंग्स कंट्रीज। जो WHO से जुड़े हुए देश हैं वो नॉलेज और डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होंगे उनको आपस में शेयर कर सकेंगे हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए। ये आपको ध्यान रहेगा। किसने बनाया है इसको? WHO ने लॉन्च किया है डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म को, जो भारत के G20 प्रेसिडेंसी के दौरान तय किया गया था। सब कुछ क्लियर हो गया। अब चलते हैं आर्टिकल 142 को समझते हैं। देखिए, चंडीगढ़ में जो इलेक्शन हुआ है, मेयर का पोल हुआ है, वो पोल पहले ही होने वाला था, लेकिन उसके पश्चात बोला गया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो बीमार है। सुनते चलिएगा, आपको सारा किस्सा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद पोल को टाल दिया गया था और फिर बाद में पोल को किया गया, कंडक्ट करवाया गया पोल को। तो उस पोल के दौरान हुआ क्या कि पहले वोट पड़े, वोट के पश्चात हुआ कि भाई 4 से 5 वोट को, जिससे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जीत रहे थे, उसको निरस्त कर दिया गया, उसको अमान्य घोषित कर दिया गया। अमान्य घोषित करने का जो पावर होता है वो होता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास में। उस रिटर्निंग ऑफिसर ने बिना लाज धाक, बिना शर्म हया के, बिना किसी बिना कोई भी, उसका वीडियो देखिएगा आपको लगेगा कि कितना बेशर्म इंसान है। खुलेआम भारत में लोकतंत्र की हत्या करने के उसने प्रयास किया और किया भी। उसने क्या किया? वोटों को रद्द करके किसी और को, बीजेपी कैंडिडेट को जिता दिया, वहाँ पर जीत घोषित कर दी, बिठा दिया, अपना कुर्सी देकर बिठा दिया। उसके पश्चात इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन डाला गया कि ये क्या हो रहा है भाई। इस तरह से अगर भारत में होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खुद को कहता है, तो दुनिया में हमारी छवि खराब होती है। अगर सफलतापूर्वक अपने यहाँ इलेक्शन नहीं होता है ना, इलेक्शन अगर सही नहीं होता है, तो आने वाली सरकार पर दुनिया भरोसा कम करती है। हम तो कर भी लें, दुनिया में उसका जो क्रेडिबिलिटी होता है ना वो कमज़ोर हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो दुनिया में जाते, उनकी इज्जत इसलिए होती है क्योंकि भारत के लोगों का उनको 300 ज़्यादा सीटें जीत कर दी है। लोगों ने उनका समर्थन किया है गुरु। उनके लिए अमेरिका ने बैन कर रखा था जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके लिए द्वार खुल गए। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों का समर्थन उनको हासिल था। क्योंकि हमारे इलेक्शन जो होते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं, ऐसा दुनिया को यकीन है। एक उदाहरण मैं देता हूँ। कुछ दिन पहले अभी वर्तमान में पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था। वहाँ के इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, उसको फ्री एंड फेयर नहीं माना गया। पूरे दुनिया भर में उसको क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि आप ये किस तरह का इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं। वहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर बाहर आया, वहाँ भी एक रिटर्निंग ऑफिसर था, इसने बोला कि हमने इलेक्शन में रिग किया है, हमने इलेक्शन में धांधली की, हमने इलेक्शन में पूरी की पूरी धांधली करके हमने जितवाया है। इससे क्या होता है? उस देश की साख कमज़ोर होती है। तो हमारे साख को धक्का पहुंचता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो नुकसान पहुंचता है। और आर्टिकल 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। सबसे पहला लाइन तो इसी को ध्यान रखिएगा। इस शब्द को, ये शब्द जल्दी यूज नहीं किए गए हैं संविधान में। राष्ट्रपति, राज्यपाल के अलावा कहीं पर ही विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग किया गया, वो है यहाँ। क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है, डिक्री समझ में नहीं आए तो आदेश दे सकता है,
जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। टोटल जस्टिस, ये शब्द जरा ध्यान में रखिएगा। पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस भी इसको कहा जाता है। कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा के लिए सुप्रीम कोर्ट 142 के तहत विवेकाधीन शक्तियों का भी उपयोग करती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले उस इलेक्शन को कैंसिल किया, उसके पश्चात उस वोटों को मंगाया, वीडियो देखा, सबूत देखा और तुरंत उस पर फैसला दिया कि ये इलेक्शन गलत है, फिर से वोटों की काउंटिंग होनी चाहिए। और काउंटिंग के पश्चात क्या हुआ कि आपके उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया। एक छोटा सा म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए इतनी बड़ी देश की पार्टी ने अपना साख दांव पर लगा दिया। क्या है ये? कहीं से भी सही नहीं होता है ये इस तरह की चीज़ें। रचनात्मक अनुप्रयोग, आर्टिकल 142 का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, हद से ज़्यादा। किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट, विवेकाधीन शक्ति का मतलब होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मामलों में सुप्रीम कोर्ट इसका उपयोग कर सकती है, करती भी है। मैंने आपको क्या बताया, किसी बच्चों के स्कूल से अगर निकाल दिया गया फीस के कारण तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है और इलेक्शन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। आर्टिकल 142 विकास के शुरुआती वर्षों में आम जनता और वकीलों दोनों ने समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को पूर्ण न्याय दिलाने या पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयासों के लिए सर्वोच्चतम न्यायालय की सराहना की। 142 का उपयोग हर तरह से किया गया है। पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस को जरूर ध्यान रखिएगा जब भी 142 आए तो। ताजमहल की सफाई और अनेक विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने में इस अनुच्छेद का महत्वपूर्ण योगदान है। न्यायिक अतिरेक के मामले, केसेज ऑफ जुडिशियल ओवररीच। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे निर्णय हुए जिसमें यह उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जो लंबे समय से न्यायपालिका के लिए शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के कारण वर्जित थे, जो कि संविधान का मूल संरचना का हिस्सा है। ऐसा ही एक उदाहरण है जिसमें क्या हो रहा है, 142 के करके उपयोग करके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो चीज़ें संविधान में शक्ति के पृथक्करण के कारण से सुप्रीम कोर्ट से दूर थे, उन मामलों में भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है धीरे धीरे 142 का उपयोग करके प्रवेश कर रहा है। राष्ट्रीय व राजमार्ग के किनारे शराब बिक्री पर प्रतिबंध। केंद्र सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे शराब की दुकान खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने 142 को लागू करते हुए इस प्रतिबंध को 500 मीटर की दूरी तक सीमित कर दिया। ऐसा बोला गया था कि भाई NH के 500 मीटर की दूरी के आसपास में आप शराब नहीं बेच सकते, बाकी बेच सकते हैं। तो ये 142 का एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, उदाहरण के तौर पर इसको यूज कीजिएगा जब भी पूछा जाए तो। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य सरकार के इस तरह का अधिसूचना का अभाव में न्यायालय ने प्रतिबंध को राज्य राजमार्गों तक बढ़ा दिया था। आर्टिकल 142 को लागू करने के इस तरह के फैसलों ने न्यायालय में निहित विवेकाधिकार की शक्ति को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी, जहां व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। और क्रिटिसिज्म करना हो तो ये भी बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कार्यपालिका के कामों में भी हस्तक्षेप कर सकती है 142 का उपयोग करके, लेकिन कहीं न कहीं कार्यपालिका को सही दिशा निर्देश भी दे सकती है, संविधान की सुरक्षा भी कर सकती है 142 का उपयोग करके, जिसका उदाहरण कौन सा है, चंडीगढ़ का इलेक्शन है। चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत के संविधान को जो मूल भावना है जिसमें है कि सफल लोकतंत्र को सुरक्षित तरीके से चलाया जाएगा, लोकतंत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसको सुरक्षित किया है आर्टिकल 142 का उपयोग करके। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है विवेकाधीन शक्तियां 142 के तहत जो मिला हुआ है उसका उपयोग करके कार्यपालिका के कुछ कामों में हस्तक्षेप भी किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, वही संविधान की सुरक्षा के लिए भी काम किया है, कंप्लीट जस्टिस के लिए भी काम किया है। बहुत सारे ऐसे मामले, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा आपने, उसमें 142 के नीचे काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए रहते हैं। तो 142 की चर्चा जब भी हो तो दोनों पक्षों को लिखिएगा और लिखने के साथ साथ उदाहरण जरूर दीजिएगा। हाल के उदाहरण में चंडीगढ़ का मामला आप ले सकते हैं जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है, लोकतंत्र की रक्षा की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 142 का उपयोग करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ देखिए। अगला न्यूज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी मैंने एक बार इसको डिस्कस किया था बहुत पहले, लेकिन अभी फिर से मैं बताता हूँ। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष, ये बहुत ही पवित्र माने जाते बौद्ध धर्म में। इतना समझिए कि इसको इतना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, इसको इतना ज़्यादा सुरक्षित करके रखा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर जाएगी कहाँ पर, तो थाईलैंड में एक छोटा सा बनाया गया है पैगोडा टाइप का, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष को प्रदर्शित किया जाएगा। और इससे पहले मंगोलिया में भी ये चीज़ किया गया था, भारत से अवशेष को ले जाया गया था और वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था भगवान बुद्ध के अवशेषों को। बहुत ही पवित्र माना जाता है इन अवशेषों को। और भारत में कहाँ पर रखा जाता है इनको, तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, नेशनल म्यूजियम है, बहुत ही बड़ा सा म्यूजियम है, ज़रूर देखने जाइएगा, शानदार म्यूजियम है नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, तो वहाँ पर इसको रखा जाता है।
लेकिन अभी बहुत सारे मेंबर्स, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, 22 मेंबर की एक कमेटी के साथ में, इसको लीड करेंगे कौन, तो बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और कुछ मिनिस्टर्स और अलग अलग मंत्री शामिल हैं, जो कहाँ पर जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं इस भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ में, जिसको प्रदर्शित किया जाएगा थाईलैंड में। तो ये थाईलैंड में प्रदर्शित किया जा रहा है, इसको पीटी के लिए ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध के अवशेष क्या हैं उसको मैं डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। कौन इसको लीड कर रहा है, तो बिहार के जो गवर्नर हैं वो लीड कर रहे हैं इस मेंबर्स को, कमेटी को, जो जा रहे हैं वहाँ पर प्रदर्शन में। ओके, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 20 जो पवित्र अवशेष हैं उनमें से 4 को प्रदर्शित किया जाएगा, क्योंकि भारत से बाहर जल्दी इसको नहीं भेजा जाता, लेकिन हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है थाईलैंड के साथ, और थाई गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था, स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, और ये जो पवित्र अवशेष जा रहा है इसको देखिए स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है, राजकीय अतिथि के दर्जा दिया गया इस पवित्र अवशेष को, तब जाके वहाँ पर जा रहा है ये। ओके, तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से सवाल छोटे छोटे बन सकते हैं। इससे पहले 2022 ईस्वी में मंगोलिया में इसको भेजा गया था, और कपिल वस्तु में ये 1898 ईस्वी में इसको खोजा गया था। अभी अवशेष क्या होते हैं उसको जरा सा समझ लीजिए, क्योंकि वो आपके पूछे जा सकते एग्जाम में। ओके, देखिए बौद्ध मान्यताओं के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले मोक्ष को प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण, क्या बोला जाता है उस शब्द को, महापरिनिर्वाण। कुशीनगर के मल्लों ने एक सार्वभौमिक राजा के रूप में समारोह के साथ उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार की चिता ने उनके अवशेषों के एकत्र कर अंतिम संस्कार की चिता से उनके अवशेष जो बच गए थे, अस्थियां जिनको बोलते हैं, या कुछ भी, उनके कुंडल हो सकते हैं, उनके वस्त्र के कुछ भाग हो सकते हैं, या कुछ भी जो बच गया उनका, उन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया था। आपको पता होगा, ये तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा है। 8 अलग अलग जो उस समय के महाजनपद थे उनमें डिवाइड किया गया था, जिन्हें मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिल वस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, अलकप्पा के बुलीज, पावा के मल्ल, रामगाम के कोलिया और वेदाथिपा के ब्राह्मणों के बीच में वितरित किया गया था भगवान बुद्ध के अवशेषों को। ये 8 के 8 आपको पता होने चाहिए गुरु, ये एंशिएंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक में आता है। भगवान बुद्ध के अवशेषों किन 8 महाजनपदों के बीच में बांटा गया था। ओके, इनका उद्देश्य पवित्र अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करना था, और इन सभी ने अपने अपने यहाँ पर इस पर स्तूप का निर्माण किया था। स्तूप दरअसल होता क्या है, स्तूप की जो मूल अवधारणा है वो यही है कि मैंने एक बार स्तूप पर सवाल दिया था, तो बच्चों ने स्तूप क्या होता है ये लिखा नहीं था। स्तूप में क्या होता है, भगवान बुद्ध से या उनसे जुड़े हुए किसी भी पवित्र अवशेष को रखा जाता है, वहाँ पर फिर एक मंदिर जैसा, मंदिर तो नहीं बोलेंगे लेकिन मंदिर जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाता है, जो भगवान बुद्ध को पूजने वाले जो बौद्ध समुदाय के लोग होते हैं उनके लिए बड़ा ही पवित्र होता है ये। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसके बाद 2 और स्तूपों का पता चला, जिनमें से एक का निर्माण एकत्र किए गए अस्थि कलश के ऊपर तथा दूसरे का निर्माण अंगारे लकड़ी के बिना जला कोयले के ऊपर में हुआ था, जो भगवान बुद्ध के अवशेष थे उसका। बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर बने स्तूप शारीरिका स्तूप, इसको क्या कहा जाता है, शारीरिका, शरीर के ऊपर में बना हुआ स्तूप सबसे पहले जीवित बौद्ध मंदिर हैं। इन 8 स्तूपों में से 7 को अशोक ने बनवाया था, तथा बौद्ध धर्म के साथ साथ स्तूपों के पंथ को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों में उसके द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों के भीतर अवशेषों के बड़े हिस्से को एकत्र किया गया। बुद्ध भगवान से जुड़े हुए 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए थे, जिसमें 8 मूल स्तूप कौन से हैं, जो उनके मूल शारीरिक अवशेषों पर बनाए गए, जिसको शारीरिका स्तूप कहा जाता है। शरीर के ऊपर में बनाया गया स्तूप शारीरिका स्तूप, ये चीज़ ध्यान में रहेगा आपको। छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। टर्मिनोलॉजी देखिए, कपिल वस्तु अवशेष की खोज 1898 पिपरवा यूपी के सिद्धार्थ नगर के पास में स्तूप स्थल पर एक उत्खनित ताबूत की खोज ने प्राचीन कपिल वस्तु की पहचान करने में मदद की थी। ताबूत के ढक्कन पर मौजूदा शिलालेख बुद्ध और उनके समुदाय शाक्यों के अवशेष को संदर्भित करता है। 1971-77 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक और स्तूप की खुदाई में 2 शैलखैरी ताबूत सामने आए, जिनमें से कुल 22 पवित्र अस्थि अवशेष थे, जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय के देखरेख में दिल्ली में रखे गए हैं। ओके, इसके बाद पिपरवा के पूर्वी मठ में विभिन्न स्तरों और स्थानों से 40 से अधिक टेराकोटा मुद्रण की खोज की, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जो पिपरवा है वही प्राचीन कपिल वस्तु है। तो जो बुद्ध के अवशेष हैं वो समझ में आ गया होगा आपको, शारीरिक स्तूप समझ में आ गया होगा। कहाँ पर ले जा रहा है, थाईलैंड ले जाया जा रहा है। कौन लीड कर रहे हैं, तो विश्वनाथ आर्लेकर जो है बिहार के राज्यपाल महोदय, वो इसको लीड करेंगे। 22 लोगों के मेंबर है जो थाईलैंड में लेकर जा रहे हैं भगवान बुद्ध के अवशेषों को। ओके, अगले न्यूज पर चलते। अगला न्यूज देखिए क्या है।
अगला न्यूज आपका पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें है कि भाई शशि थरूर जो हैं उनको हाईएस्ट फ्रांस का सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम क्या है। तो आपको एक बार मैं एक चीज़ बता दूं, इस तरह के जो अवार्ड होते हैं वो पूछे जाते हैं आपके पीटी एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके पीटी एग्जाम के लिए। कांग्रेस लीडर शशि थरूर वॉज कन्फर्टेड देखिए अब इसका उच्चारण क्या है, चेवरलियर डा ले लीजन डिओनर। अब पता नहीं फ्रांसीसी शब्द है, मुझे नहीं पता, फ्रेंच भाषा का शब्द है, आई डोंट नो कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन किसको दिया गया है तो थरूर को दिया गया है। द फ्रेंच गवर्नमेंट हैज अनाउंस द अवार्ड फॉर मिस्टर थरूर इन अगस्त 2022 बट द फॉर्मल कन्फर्मिंग टू प्लेस। देखिए इन्होंने अगस्त 2022 में ही ऐलान कर दिया था, लेकिन ऑफिशियली उसको देने में और ऑफिशियली उसको रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा समय लग गया। अब उसको कंफर्म कर दिया गया है, अब इनको अवार्ड दिया जाएगा। ओके, उसके अलावा अगला एक और न्यूज़ है छोटा सा, जो आपको समझ में आना चाहिए और इसको आप यूज़ कीजिएगा अपने एग्जाम लेखन शैली में। इंडिया टू सीक 26 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर सेक्टर। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि 26 बिलियन डॉलर, बहुत रुपया होता है, घर भर जाएगा उतना रुपया होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ पर, न्यूक्लियर पावर सेक्टर में। अब देखिए अंतरिक्ष, न्यूक्लियर, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं। कभी आपने सुना है न्यूक्लियर पावर मंत्रालय? नहीं होता है। अंतरिक्ष मंत्रालय नहीं सुना होगा, ये भारत के प्रधानमंत्री के तहत में आते हैं। अब न्यूक्लियर पावर में भारत का कितना योगदान है? भारत के टोटल एनर्जी कंजम्पशन है, जो भारत पूरी एनर्जी का उत्पादन करता है अगर, उसमें मात्र 2% का इसका योगदान है। लेकिन भारत सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है कि भाई हमें 2040 तक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमें कितना चाहिए, 2026 तक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 2040 तक हमें करीब में 11,000 मेगावाट का करीब में न्यूक्लियर पावर से हमें उत्पादन करना है। न्यूक्लियर पावर से उत्पादन से क्या लाभ होता है भाई? तो कार्बन का एमिशन नहीं होता है, इसमें एमिशन तो होता है लेकिन माना जाता है इसको कि भाई ये स्वच्छ स्रोत है किसका, तो एनर्जी का। बाकी में जितने में प्रदूषण फैलता उसके तुलना में 9 के बराबर में कार्बन वगैरह तो एमिशन नहीं होता है। हाँ, कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं उनको सही से भारत सरकार को क्या करना पड़ता है, या किसी भी एजेंसी को उनको सही से ठिकाने लगाना पड़ता है। तो भारत सरकार कोशिश करी, प्राइवेट फर्म जो है उनको इनवाइट किया है कि आप सभी लोग आइए और निवेश कीजिए। कितना का? तो लगभग 26 बिलियन का हमें निवेश चाहिए, किसमें, तो हमें न्यूक्लियर पावर के सेक्टर में चाहिए। ओके, वर्तमान में जो भारत सरकार में न्यूक्लियर पावर को लेकर उत्पादन के लेकर कंपनी है जिसका नाम है NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके पास करीब में बहुत सारा भी है और करीब में 7,500 मेगावाट के करीब में 7,500 मेगावाट न्यूक्लियर पावर का उत्पादन कौन कर रही है, तो NPCIL कर रही है वर्तमान में। भारत का अगर आपने मैप देखा होगा, एक मैप आता है न्यूक्लियर पावर का, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश के मैदान में कुछ दिखेंगे और बाकी आपको मैक्सिमम न्यूक्लियर पावर इस एरिया में दिखते हैं। कोस्टल एरिया मैक्सिमम बनाए गए हैं न्यूक्लियर पावर के लिए। पावर जनरेशन का जो आपका स्टेशन होता है वो मैक्सिमम कोस्टल एरिया में या दूर के क्षेत्रों में बनाया जाता है। इसमें सबसे पहला कौन सा था, तो तारापुर का था। तारापुर महाराष्ट्र में है, वहाँ का जो पावर स्टेशन है न्यूक्लियर पावर, भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन माना जाता है न्यूक्लियर में, और उसको सबसे पहले बनाया गया था। ओके, और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है आपके लिए? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है ना, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइवेट कंपनी को भारत सरकार बोले कि भाई आप न्यूक्लियर पावर में इन्वेस्ट करो भारत में। न्यूक्लियर पावर में भारत में प्राइवेट कंपनियों के अलाउ नहीं था पहले इन्वेस्ट करना, लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार बोल रही है कि प्राइवेट कंपनियों का कि आप न्यूक्लियर पावर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट न्यू दिल्ली इज़ परस्यूइंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर। पहली बार ऐसा हो रहा है। उसमें उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये जो हम करेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं हमें मदद करेगा कि 2030 तक जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है ना, कि हमें करीब में हमें 50% जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से हमें प्राप्त करना है, उसमें भी मदद करेगा। क्या? तो अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट न्यूक्लियर पावर में मिल जाता है तो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये। अभी तो बात ही चीज़ चल रही है, अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं मिलता है तो कोई और समाधान इसका निकाला जाएगा। ओके, तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत सारे न्यूज़ कवर की है मैंने, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।